हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि ZWSN। ठीक है, तो इसका इजी एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो रहेगी। एक बारी में आपको जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सिंगल वीडियो से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो बना रखा है जिसमें आपके 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलते हैं 10 के 10 चैप्टर से, जो आपके 5-6 सालों में आ रखे हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर ली हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो चैप्टर देखने के बाद, तो एग्जाम में जब आप जाओगे तो इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना। और कमेंट कर देना अगर एक क्वेश्चन भी इस वीडियो से नहीं आया हो तो। ठीक है, बाकी 100% कह रहा हूँ आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको फिजिकल एग्जाम में 70/70 चाहिए ना, तो इस वीडियो को भाई जरूर देख लेना। ठीक है, समझ आ गया। आगे हम बात करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलें, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्लास 11 ESP। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक की। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, कोई टॉपिक स्किप नहीं करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका क्या कहता है कि अक्षमता और विकार की अवधारणा। कई बार क्या होता है, हम अक्षमता और विकार को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है भाई, अक्षमता का मतलब होता है डिसेबिलिटी और विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो इनका कंसेप्ट क्या है बेसिकली, इसकी हम बात करने वाले हैं। फिर टाइप्स भी देखेंगे अक्षमता के। तो पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की। अवधारणा मतलब क्या होता है, कंसेप्ट। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे क्या, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता की अवधारणा की। देखो, अगर मैं अक्षमता की बात करूं, देखो क्षमता मतलब होता है एबिलिटी। अक्षमता क्या हो गया, उस क्षमता में कुछ कमी, यानी कि वो एबिलिटी मेरी है ही नहीं उस चीज की, यानी कि हमारी क्षमता में कमी। तो अक्षमता का मतलब तो ये हो जाएगा, यानी कि मैं नॉर्मली कहूं, जब कोई व्यक्ति है शारीरिक यानी कोई शरीर से जुड़ी हुई, मानसिक यानी आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई, दिमाग से जुड़ी हुई, बौद्धिक यानी कि आपके सोचने समझने की क्षमता, और विकास से जुड़ी या संवेदी। संवेदी का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखना हो गया, सुनने की जो क्षमता हो गई, इसमें समस्याएं होती है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं अक्षमता है। मैं बोल रहा हूँ कि सामने वाला बंदा सुन नहीं पा रहा है, तो वो उसकी अक्षमता है वो। ठीक है, उसकी सुनने की क्षमता नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको सुन नहीं पा रहा, तो वो बोल नहीं पा रहा, इसका मतलब वो अक्षमता, वो बोलने में वो सक्षम नहीं है, तो उसकी अक्षमता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ एक सामने वाला जो व्यक्ति है वो हकला रहा है, ठीक है ना, वो रुक रुक के बोल रहा है, तो हम उसको अक्षमता नहीं बोलेंगे, वो उसको हम विकार बोलेंगे। ठीक है, हाँ, वो विकार जो है, वो जो डिसऑर्डर है, वो आगे जाके अक्षमता बन सकता है। ठीक है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन क्षमता की जब मैं बात करता हूँ, यानी कि क्षमता में कमी, कुछ जो व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति कर पाता है, उसको दूसरा व्यक्ति अगर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या है, वो उस क्षमता की कमी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति है। समझ आ गया भाई। आगे चलते हैं, आगे देखें। तो अब अक्षमता की बात आती है भाई, अक्षमता आती कैसे, तो ये जन्म से भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स में हो, तो पेरेंट्स में होगी तो बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक तौर पर, या किसी दुर्घटना की वजह से भी हो सकती है। अब देखो, कोई बचपन से तो लंगड़ा था नहीं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी टांग चलेगी तो वो लंगड़ा हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो जन्म से भी हो सकता है, या कोई दुर्घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या उसमें अक्षमता देखी जा सकती है, तो ध्यान रखना। और अगर मैं बोलूं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अनुसार अक्षमता क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अक्षमता अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, जो उसकी एबिलिटी टू डू वर्क है ना, उसमें क्या कमी आती है, ध्यान रखना। समझ आ गया। तो ये हो जाएगा कि आपका अक्षमता की अवधारणा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी। ओके, समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे भाई विकार। पहले बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस करने के लिए आ सकता है भाई अक्षमता और विकार, तो ध्यान से देखते रहना। तो विकार की बात करें, तो विकार क्या है, बेसिकली इसको क्या मानसिक विकार के रूप में जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, और विकार के व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। देखो, जब आपका विकार जो डिसऑर्डर है ना, उसको बेसिकली मानसिक विकार से जोड़ दिया जाता है, मतलब कि आपका ये माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो आपके मानसिक विकार से उसको जोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसका जो प्रदर्शन है, ठीक है, और जो दैनिक काम होते हैं, दैनिक दिनचर्या होता है, उसको प्रभावित करता है, यानी कि उसकी क्षमता को बाधित करती है। ठीक, और यही विकार आगे जाके क्या बन जाता है, आपका क्षमता बन जाता है। अब विकार की जब बात आती है ना, जब किसी व्यक्ति को कुछ परेशानी सी हो रही होती है,
तो वो क्या एक साधारण समस्या लगती है। मान लो कि भाई एक व्यक्ति चिंता में है, वो डेली चिंता में है, ठीक है, तो हमें नॉर्मल लगता है वो, ठीक है, यानी कि जो विकार होता है ना, वो शुरुआत में समस्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में वो जो चिंता है ना, वो बाद में जाके क्या डिप्रेशन बन सकती है। आपको पता है ना वो क्या बन सकता है भाई, डिप्रेशन। क्या बोला भाई, जो चिंता है वो बाद में जाके डिप्रेशन बन जाएगा भाई, ठीक है, डिप्रेशन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो विकार होता है ना, वो शुरुआत में नॉर्मल लगता है, फिर बाद में जाके वो कुछ बड़ा कह सकते हैं वो बड़ी चीज बन जाती है, ठीक है। तो विकार आप यहाँ पे कह सकते हो चिंता विकार के रूप में हो गया, डिप्रेशन आपका एक कह सकते हो भाई, एक डिप्रेशन आपका अक्षमता हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, विकार का कंसेप्ट। समझ आ रहा है भाई। तो विकार का मतलब ये, जो कोई समस्या में नॉर्मल लगती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम क्या होने लग जाते हैं, घातक होने लग जाते हैं, ठीक है भाई। और विकार का कोई समय नहीं होता भाई, ध्यान रखना। ये व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है, बचपन में भी, जब वो बड़ा होगा जब भी। और ये विकार सही समय पर पता नहीं चलता है, सही बात है, समय पर पता चल जाए तो इसका निपटान कर दे जाता है। और तो और पता नहीं चलता है तो क्या होता है, आगे चलकर ये अक्षमता में बदल जाता है। तो क्या बोला भाई, विकार किस में बदल जाएगा, अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये बदल जाएगा भाई अक्षमता में, ठीक है भाई, अक्षमता में ये बदल जाएगा। समझ आ गया। तो ये क्या हमारा विकार का कंसेप्ट हो जाएगा, समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे भाई अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है भाई। अक्षमता के प्रकार होते हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो पहले मैं बात करूं शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता, तो मैं बात करता हूँ कि अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। तो हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, शारीरिक अक्षमता में और आपका बौद्धिक अक्षमता में, ठीक है। तो शारीरिक मतलब क्या होगा, जो आपके शरीर से रिलेटेड हो, ठीक है। आप मान लो कि कोई आपको जो मांसपेशियां, आपका जो शरीर है कुछ काम को नहीं कर पा रहा है, कोई बॉडी पार्ट की वजह से, आपका कोई बॉडी पार्ट मान लो कि वो किसी घटना में चले गया, बचपन से है ही नहीं, तो उस कारण से वो काम नहीं कर पा रहे, जो वो ऑर्गन आपका कर पाता, आपका जो बॉडी पार्ट कर पाता, तो कहीं ना कहीं शारीरिक अक्षमता में आ जाएगा, ठीक है। और बौद्धिक मतलब कि जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं माइंड काम करता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपका माइंड मस्तिष्क उसमें जुड़ा होता है, ऐसे काम अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो बौद्धिक अक्षमता हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो शारीरिक अक्षमता की मैं बात करूं तो एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति सामान्य तौर पर जो शारीरिक कार्य है ना, आपका उसका जो फिजिकल काम जो कर पाता है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो शारीरिक अक्षमता हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार की अक्षमता जिसमें व्यक्ति क्या आमतौर पर शारीरिक कार्य नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शारीरिक अक्षमता हम बोलेंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद मैं बात करूं बौद्धिक अक्षमता की, तो ये क्या है भाई, जिसमें व्यक्ति मानसिक क्षमता व सामान्य विकास की कमी होती है। मतलब कि उसकी जो मानसिक क्षमता वो कमजोर है, वो तर्क वितर्क नहीं कर पा रहा है मान लो, ठीक है। और क्या है, वो बड़ा तो हो गया है, क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास उस लेवल पर नहीं हुआ, उतना मेच्योर नहीं हुआ उस लेवल पर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बौद्धिक अक्षमता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ये समझ आ गया तुम्हें। तो अगर वो नॉर्मली उसका विकास नहीं हुआ है, या वो सोच समझ नहीं पा रहा है वो बाकी लोगों की तरह, तो बौद्धिक अक्षमता में ही आएगा। तो दो टाइप्स होते हैं अक्षमता के, शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, भाई समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे अक्षमताओं के कारण, है तो बहुत सारे, कुछ गिने चुने की बात करेंगे जिसको आप इजीली समझ भी पाओ और लिख भी पाओ, ठीक है। तो यानी कोजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, भाई अक्षमता होती क्यों है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, देखो आगे बात करते हैं। तो पहला क्या है, संक्रामक रोग, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब कहने का मतलब है जो कि एक से दूसरे में फैल जाती है। कुछ कुछ डिसीज यानी कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं भाई जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद उसको ग्रसित कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसको परेशानी होती है, और वो कहीं ना कहीं अक्षमता में बदल जाती है वो परेशानी, ठीक है ना भाई। तो संक्रामक रोग आप बता सकते हो इसमें कि संक्रामक रोग भी कहीं ना कहीं कारण होता है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं अक्षमता आ जाती है, ठीक है ना। आगे चले, उसके बाद है वंशानुगत, ठीक है ना भाई, कि वो जो परेशानी है, वो जो अक्षमता है वो वंश से चली आ रही, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रही है। पहले पेरेंट्स में थी, ठीक है, पेरेंट्स में थी, उसके बाद वो किस में आ रही है, उनके चिल्ड्रन में आ रही है, ठीक है भाई, उनके चिल्ड्रन में आ रही है, समझ आ रहा है। तो पहले उनके पेरेंट में थी, फिर वो चिल्ड्रन में आ रही, तो ये क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, कि भाई पेरेंट्स में वो अक्षमता थी वो बच्चों में भी आ गई, ठीक है ना। तो इसमें आप वंशानुगत बताओगे कि भाई कि जो अक्षमता अगर माँ बाप पे मतलब माता पिता में थी, यानी कि अनुवांशिक तौर पर वो चल रही है, तो आने वाले टाइम में भी क्या होता है, यानी कि जो दूसरी जनरेशन आएगी, ठीक है, वंश आएगा, तो उसमें वो अक्षमता देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पर आप वंशानुगत में ये बताओगे कि अक्षमता वंशानुगत भी होते हैं, यानी कि माता पिता से बच्चों में आ सकती है। ठीक है, समझ आ गया इसमें? आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई आपका मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है, आपको माइंड से रिलेटेड जो आपकी समस्या हो सकती है वो भी अक्षमता का कारण बन जाती है। ठीक है भाई, अगर मान लो आपको कोई मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है भाई, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी कहीं ना कहीं कि आपका अक्षमता की जिम्मेदार होती हैं भाई। ठीक है, आगे मैं चलूँ। उसके बाद गलत टीकाकरण या गलत दवा का उपयोग कर लिया भाई। टीका कोई और सा देना था, लगा कोई और सा दिया। ठीक है, या गलत दवा का उपयोग कर लिया, कोई दूसरी दवा देनी थी लेकिन दे कोई और सी दी। समझ रहे हो? तो यानी गलत टीकाकरण और गलत दवा का उपयोग से भी क्या हो जाता है, अक्षमता का एक व्यक्ति शिकार हो सकता है। ठीक है ना? तो जब भी आप कोई इलाज कराने जा रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार चेक कर ले कि भाई वो टीकाकरण जो वो हो रहा है वो सही है। खासकर जब बच्चों को टीकाकरण कराया जाता है बचपन में, तो उस टाइम पे चेक करा लेना चाहिए। और गलत दवा का उपयोग, ठीक है भाई, कि गलत मेडिसिन तो नहीं है भाई, को खाने से कुछ हो ना जाए। तो गलत टीकाकरण गलत दवा का उपयोग से भी क्या हो जाता है भाई, अक्षमता हो सकती है। ठीक है भाई, डिसेबिलिटी हो सकती है। आगे मैं बात करूं, कुपोषण। ठीक है ना भाई, कि जो कुपोषण यानी कि कुपोषित, आपने सुना होगा भाई, बचपन में जो बच्चा पतला होता है उसको स्कूल में हर जगह मतलब टोंट मारे जाते हैं भाई, कुपोषित है ये, तो कुपोषित, समझ रहे हो ना? तो जो बच्चा पतला होता है उसको पता होगा, ठीक है, अगर आपने स्कूल में सब झेला है तो कुपोषण बेसिकली क्या, माल न्यूट्रिशन। जब कुपोषण कब होता है, जब उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते हैं। तो कुपोषण की वजह से भी क्या होता है, अक्षमता आ जाती है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। तो कुपोषण यानी प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा तो वो भी क्या है, अक्षमता का शिकार एक व्यक्ति हो सकता है। ध्यान रखना भाई, तो कुपोषण भी इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। आगे चले, उसका बाद है युद्ध। ठीक है, कोई वॉर चल रहा था, ठीक है, वहां पर आपको पता है जो इतने खतरनाक हथियार होते हैं उनका भी यूज होता है। तो युद्ध वगैरह में क्या होता है, कोई घटना में कोई किसी व्यक्ति का पैर चले गया, हाथ चले गया, कोई घटना से कुछ उसका शरीर का कोई हिस्सा चले गया, तो वो भी तो अक्षमता हो गई। तो व्यक्ति तो पूरी जिंदगी के लिए वो काम कर ही नहीं पाएगा अगर उसका युद्ध वगैरह में कोई क्या चले गया, उसका कोई बॉडी पार्ट चले गया। तो ये क्या, युद्ध भी क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अक्षमता का कारण हो जाता है। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो, जो नाभिकीय बम होते हैं उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो कारणों में। आपको पता होगा भाई, जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी है, वहां पर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। तो आज तक भी उस एरिया के जो लोग होते हैं वहां पर कैसे देखने को मिलते हैं हमें, कह सकते हो भाई, किसी न किसी के कोई ना कोई प्रकार की डिसेबिलिटी वहां पर हो रही होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप नाभिकीय दुर्घटना या कह सकते हो परमाणु बम का एग्जाम कारण भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आप जापान के इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि भाई, कि जो नाभिकीय दुर्घटना से क्या होता है, वहां पर जो रेडिएशन निकल रही होती है परमाणु बम की, तो उससे भी क्या कहीं ना कहीं जो अक्षमता होती है उसका व्यक्ति शिकार हो सकता है। और जापान का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, हिरोशिमा और नागासाकी का। वहां पर आज भी क्या है, जो वहाँ जहाँ पर ही गिरे थे वहां पर जो लोग हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है, विकलांग ही होते हैं अधिकतर। तो ये कुछ रीजन है, आप बता सकते हो। ठीक है भाई, जिससे क्या डिसेबिलिटी हो सकती है। अगला टॉपिक, अक्षमता की बात कर ली। अब इन अक्षमता से ग्रसित जो बच्चे हैं इनका होगा क्या? हम तो सब नॉर्मल हैं, हमारे तो स्कूल बने हुए हैं, सब कुछ है, हम तो पढ़ पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन जिनके अंदर डिसेबिलिटी है उनका क्या होगा? तो उनके लिए एक अलग कंसेप्ट बनाया गया है, उनके लिए एक अलग करिकुलम बनाया गया है। किसका? रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का। क्या बनाया गया भाई? रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। यानी कि शारीरिक शिक्षा या एजुकेशन को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। किनके लिए? इन CWSN वाले बच्चों के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना भाई, जो अक्षम बच्चे हैं, अक्षमता से ग्रसित है, उनके लिए एक अलग कंसेप्ट वाली शिक्षा बना रखी है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की मैं बात करूं तो इसको हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी कह देते हैं भाई। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में अगर अनुकूलित शारीरिक शिक्षा आ जाए तो। अनुकूलित का मतलब होता है कि बच्चों शिक्षा है ना, हमने उन्हीं के अनुकूल कर दिया, उन बच्चों के जैसे उनकी जरूरत है, जैसे उनके इंटरेस्ट है, उन्हीं के अनुसार हमने क्या कर दिया, उसको अडेप्ट करवा दिया, यानी अनुकूल करवा दिया। तो उसको हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा ये बोल देते हैं। चलो, तो इसके मीनिंग की मैं बात करूं तो देखिए, तो अगर मैं मीनिंग की बात करते हैं तो भाई अक्षमता से क्या है, तो अक्षम से जो प्रभावित छात्र हैं उनकी रुचियों को ध्यान में रखना है, उनकी क्षमता वो क्या क्या कर सकते हैं, फिर उनके हिसाब से क्या करिकुलम डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। ठीक है भाई, तो अक्षमता से प्रभावित छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और सीमा, मतलब कि उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो इसके क्रॉस जाएंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। यानी कि जो उन बच्चों की रुचियां हैं, क्षमता, इनकी उनकी जो एबिलिटी है और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार क्या भाई, खेलो
और शारीरिक गतिविधियों को यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको इस तरीके से बदला जाता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो उनके लिए उपयुक्त हो और लाभकारी बन सके। ठीक है भाई, समझ आ गया। जैसे कि मान लो कि एक फुटबॉल गेम है, ठीक है भाई, तो फुटबॉल तो भाई उसमें देखना ही पड़ता है कि भाई फुटबॉल कहाँ जा रही है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बना देना भाई कि जिससे उसको दिख तो है नहीं रहा कि वो आवाज से सुन के क्या वो फुटबॉल को किक कर पाए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, खेलों के नियम में भी चेंज कर सकते हैं, जो कि करा जाता है रूपांतरित सारे के कंसेप्ट में। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो ये क्या है भाई कि हमें इनकी भाई रुचियों, सीमाओं और इनकी इंटरेस्ट बाकी क्षमता जो हो गई, इन्हीं के अनुसार इसी के अनुरूप क्या है जितने भी खेल हैं, शारीरिक गतिविधियां हैं, उनको बदला जाता है ताकि ये उनके लिए वो सही बन पाए यानी कि उपयुक्त रहे। ठीक है? और इनके लिए लाभकारी भी रहे। और इसे हम क्या कहते हैं भाई, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा या कह लो आप रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कहते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत हो तो भाई दोबारा देख लो, कमेंट कर देना। ठीक है? बाकी समझ आ गया होगा। अब हम बात करें भाई रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, इसके लक्ष्य क्या है, इसके गोल क्या है, फिर इसके उद्देश्य की बात अभी हम करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं लक्ष्य की बात करूं तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है बेसिकली कि जो CWSN वाले बच्चे हैं ना, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना एक सुरक्षित और एक सहायक माहौल में शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाए। क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं भाई, ये कक्षा में इनको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो इस काम को करने में सक्षम नहीं, तो इनके लिए खेल, ये सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज जो बाकी लोग जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, और ये जो दुनिया हमारे लिए बनी नहीं है, ऐसा उनको ना लगे। ठीक है? जो उनकी अक्षमता है उसकी परवाह नहीं करनी है हमें। अरे परवाह मतलब उनको केयर तो करनी है, मतलब कि उनकी अक्षमता को एक रीजन ना बनाते हुए हम क्या करें, उनके लिए क्या कर दे भाई, एक सुरक्षित और एक सहायक माहौल बना दे, एक हेल्प जो कि हम उनके लिए हेल्प कर रहे हैं ऐसा एक माहौल बना दे, ताकि क्या है वो शारीरिक शिक्षा या जितनी भी खेल गतिविधि हैं उसमें वो भाग ले पाए। ठीक है ना? तो बेसिकली इसका लक्ष्य क्या है, जो ऐसा एक माहौल बनाना है ताकि जितनी भी खेल हैं, जितनी भी शारीरिक गतिविधियां उसमें ये इनको पार्टिसिपेट करा सके। ठीक है? उनको अवसर दिया जाए, ये इनका बेसिकली गोल है कि इनको क्या करना है भाई, अपॉर्चुनिटीज देनी है सारी जितनी भी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं, ये खेल होते हैं उसमें। और इस कार्यक्रम का क्या है, उद्देश्य क्या है बेसिकली, छात्रों को न्यूनतम बाधाओं के साथ अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कराना। ठीक है ना? कि भाई कि बहुत इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, छात्रों को न्यूनतम बाधाएं देनी है, मतलब बहुत कम दिक्कतें देनी है, और उनको क्या है, अधिकतम यानी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन उनका सुनिश्चित कराना है। ठीक है भाई? उद्देश्य की बात हम करेंगे तो ये तो बेसिकली लक्ष्य था। समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है? और ध्यान से देखो वीडियो को। ठीक है? सोते हुए मत देखो रजाई में। आगे देखो, रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से पर्पस क्या है, बेसिकली एम क्या है इसका। ठीक है भाई? किस लिए ये करा जा रहा है, देखते हैं। उद्देश्य की बात करें तो ये सारे इसके उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है? और आपके मन में भी कुछ आ रहा हो ना कि मान लो बुक में ना हो लेकिन आपने पढ़ा है कि भाई उद्देश्य इसका ये भी हो सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है? ये नहीं कि जो बुक में लिखा वही करोगे, अपने मन से जो आपकी समझ विकसित हो रही है इस कंसेप्ट को पढ़ के वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? तो उद्देश्य क्या है बेसिकली, शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना। ठीक है? जो एक नॉर्मल बच्चे को मिल रही है शारीरिक शिक्षा की सेवाएं, जो सर्विस मिल रही है वो इन बच्चों को भी मिल जाए। इसलिए कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ये है कि भाई शारीरिक शिक्षा की जो सेवाएं, फिजिकल एजुकेशन की जो सर्विस है, सेवाएं हैं, वो इनको भी मिल जाए, नहीं प्रदान करना, पहला उद्देश्य। उसके बाद गामक कौशल का विकास करना। किसका भाई? गामक कौशल का विकास करना। गामक कौशल का मतलब ये हो गया भाई जो हमारे अंग है, ठीक है, बेसिकली जितने हमारे अंग है शरीर के वो ढंग से काम कर पाए, हमारे जो अंग है, मांसपेशियां है, वो सारे ढंग से काम कर पाए। ठीक है ना? वो क्या हो जाएगा, हमारा गामक कौशल में आ जाएगा। ठीक है? काम करना, कार्य करना, जितने हमारे मांसपेशियां अंग है, तो गामक कौशल तो वही हो गया कि भाई जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं करने। तो कब करेंगे, तब हम गामक कौशल का विकास करेंगे। तो इन बच्चों को क्या करना है भाई, गामक कौशल का विकास करना, ताकि इनके ओवरऑल डेवलपमेंट इनका हो पाए, इनके जितने अंग है वो ढंग से काम कर पाए। समझ आ गया? तीसरा, आत्मसम्मान को विकसित करना। ठीक है? जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जो कि गिरा हुआ होता है बहुत, वो विकसित करना है इनके जरिए। ठीक है ना? जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके अलग से एक दुनिया बनाई गई है, एक अलग से माहौल बनाया गया है, उसमें जब ये पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे बच्चे होंगे, सब नियम, जितने भी रूल्स है वो सब इनके हिसाब से होंगे, इनके इंटरेस्ट के हिसाब से होंगे।
तो उसमें पार्टिसिपेट भी अच्छा कर पाएंगे और उस गेम में अच्छा भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके अंदर आत्मसम्मान आएगा। जब आप जिंदगी में कुछ अच्छा काम करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है ना खुद से, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, इनका भी आत्मसम्मान विकसित हो जाएगा। तो यही तो उद्देश्य है इसका, कि आत्मसम्मान को विकसित करना है। समझ आ गया? आगे देखिए, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, यानी कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है इनको, CWSN वाले जो बच्चे हैं, कि ये एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से क्या पार्टिसिपेट कर पाए, भागीदारी के कर पाए, यानी कि इसमें वृद्धि करनी है। इसका उद्देश्य है कि भाई खेलों में इनकी वृद्धि करो पार्टिसिपेशन में, ठीक है। पिछले मान लो कि 3-4 बच्चे कर रहे थे, 100 कर रहे थे, 200 कराओ, 50 बच्चे थे तो 100 होने चाहिए क्या इनका पार्टिसिपेशन खेलों के अंदर, यानी कि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा इनको क्या पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है भाई, खेलों में। तो खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, समझ आ गया? आगे देखो भाई, समाजीकरण का विकास करना। अब सीधी सी बात है भाई, वो बहुत सारी गतिविधियां खेलेंगे, ठीक है। ये उद्देश्य है बेसिकली कि सामाजिकरण का विकास करना है, ठीक है। सामाजिकरण का विकास कैसे होगा, जब वो गेम खेलेंगे। गेम में क्या होता है भाई, उनके दोस्त बनते हैं, वो सबसे 4-5 बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये सब समाजीकरण में आता है। जब आप समाज में रहते हो तो सबसे बातें करते हो, दोस्ती करते हो, ठीक है, दोस्त बनाते हो, तो ये समाजीकरण होता है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे में समाजीकरण का विकास कब होगा, तब वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, दोस्त बनाएंगे। तो उसके अंदर उनके अंदर क्या होगा, समाजीकरण का विकास होगा। यही क्या है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद खेल भावनाओं को बढ़ावा देना, कि भाई इनके अंदर जो खेल के प्रति इमोशन है, खेल की जो भावना है वो बढ़ाना है। तो ये उद्देश्य है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। समझ आ गया? और एग्जाम में आता है, ध्यान रखना भाई। आगे मैं बात करूं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन इसलिए कर दिया भाई कि क्वेश्चन भी आ जाता है ना कई बार। बाकी ये टॉपिक है आपका, ठीक है भाई, यहाँ तक यहाँ तक टॉपिक है ये। क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है, या सेपरेटली भी जो विभिन्न पेज जो अलग अलग प्रोफेशन है वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, कि जो भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो अलग अलग प्रोफेशन है, जो पेशेवर है, उनकी क्या भूमिका है। देखो, पहला जो प्रोफेशन आता है, जो पेशा आता है, वो है भाई परामर्शदाता यानी काउंसलर, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? देखो, तो बच्चों और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। बेसिकली काउंसलर होता क्या है, ठीक है, आप भी कभी काउंसलर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको काउंसिल करेगा, आपको ढंग की सलाह देगा जैसी आपकी नीड है ना। तो इनके लिए भी यही है। तो जो बच्चे हैं और जो इनके परिवार है ना, उनको मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर समझाएगा, उनको सहयोग करेगा। उसके बाद बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है भाई। जो काउंसलर, जो परामर्शदाता का काम बेसिकली क्या है, कि जो बच्चे उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उनके जो मानसिक स्वास्थ्य, उनकी जो मेंटल हेल्थ है इन बच्चों की, उसको सुधारने में मदद करता है, कहीं ना कहीं इस तकनीक विकसित करता है ताकि इनका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे, ऐसा सहयोग देता है। तो काउंसलर का काम होता है ये, ठीक है। और व्यवहारिक समस्याओं को समझने और हल करने में सहयोग करता है। जो व्यवहारिक समस्या उस बच्चे को आ रही है, उसको समस्या को सुलझाने में, ठीक है, उनको सहयोग करने में मदद करता है। तो ये परामर्शदाता के काम हो जाएंगे, जो कि आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश में बोलूँ तो काउंसलर का काम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे मैं बात करूं, व्यावसायिक चिकित्सक यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितने बता रहा हूँ ध्यान रखना। सेपरेटली भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में इकट्ठे पूरे सारों के जितने भी बताऊंगा सब इकट्ठे पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो व्यावसायिक चिकित्सा का बेसिकली काम क्या होता है, जो बच्चों की दैनिक जीवन की गतिविधियां होती हैं, जैसे लिखना, खाना, कपड़े पहनना, ठीक है, तो ऐसे जो क्षमता है ना उसको सुधारने में मदद करता है, ठीक है भाई। जो व्यावसायिक चिकित्सक होता है स्पेशली काम क्या है, जो बच्चे की दैनिक गतिविधियां होती है जो वो नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है ना, तो उसकी ऐसी क्षमताओं को विकसित करना ताकि वो दैनिक गतिविधियों को कर पाए बेसिक। तो किसका काम होता है ये, व्यावसायिक चिकित्सक का होता है, ठीक है। उसके बाद और उनकी जो मोटर मोटर नहीं आएगा यहाँ पर, मोटर स्किल आएगा, ठीक है, मोटर कौशल आप कह लो, ठीक है, मोटर कौशल या मोटर स्किल, यानी कि मोटर स्किल को सुधारने पर काम करते हैं भाई। अब मन में दिमाग आ रहा हो, सोच रहे होगे यार कि मोटर स्किल क्या होता है। तो यहाँ पर कोई मोटर वोटर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मोटर स्किल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो मांसपेशी है ना, आपकी जो जितने भी बॉडी, पूरी बॉडी आपकी अलग अलग जो मांसपेशी है वो अलग अलग काम करती है, तो यही मोटर स्किल है, ठीक है। कि आपके जो अलग अलग मांसपेशियां हैं वो सही तरीके से अपना काम कर पाए, ठीक है ना। जो अपनी अपनी मांसपेशी है, जो जिनका जो फंक्शंस हैं, तो उनकी जो मोटर कौशल है ना, कि भाई जितनी उनकी मांसपेशियां है वो ढंग से कार्य कर पाए, ठीक है ना। तो उनकी जो मोटर कौशल है उसको सुधारने में काम करते हैं, कि वो जैसे कि भाई
चलना है, ठीक है, दौड़ना है, जितनी भी सब होती है मोटर स्किल्स में आती हैं, तो इसको सुधारने में मदद करता है कौन भाई, व्यावसायिक चिकित्सक यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आगे मैं बात करूं, उसके बाद है भाई भौतिक चिकित्सक यानी कि भाई फिजिकल थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे कि बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान देता है, ठीक है। भौतिक चिकित्सक का काम क्या है, जो बच्चे हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है ना, जो उनकी फिजिकल एबिलिटी है कह लो, ठीक है, उसको बेसिकली इंप्रूव करने पर क्या करता है, जोर देते हैं, ठीक है। जो उनकी शारीरिक क्षमता है उसको इंप्रूव करने पर जोर देते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पर बच्चों की शारीरिक क्षमता कब होगी, जब उनकी मांसपेशियां ताकतवर होंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने पर जोर देते हैं, ठीक है ना। तो भाई मांसपेशियों की ताकत और संतुलन को सुधारने के लिए व्यायाम और तकनीक का उपयोग करते हैं कि भाई इनकी मांसपेशियों की ताकत बढ़े, ठीक है, इनका संतुलन बन जाए शरीर का। तो सुधारने के लिए व्यायाम का यूज करते हैं और अलग अलग टेक्निक यानी तकनीक का उपयोग ये करते हैं, ताकि वो क्या, उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो जाए, जो कि भौतिक चिकित्सा का काम होता है। और चलने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सुधार करने में मदद करते हैं, ठीक है भाई, कि चलने में और जो अन्य इनकी शारीरिक गतिविधियां होती है उनमें सुधार करते हैं, ठीक है। तो कौन करता है, ये भौतिक चिकित्सक होता है, ध्यान रखें। आगे चलें, उसके बाद है भाई वाक चिकित्सक। वाक मतलब होता है बेसिकली जो कि आपका वाणी यानी बोलना, इससे रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, यानी स्पीच हम कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है ना भाई, बोलने से रिलेटेड है आपका। तो वाक चिकित्सक क्या होगा, जो उस बच्चे को बोलने में सक्षम बनाएगा, बोल नहीं पा रहा है, भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो कौन इसके लिए मदद करेगा, वाक चिकित्सक मदद करेगा ना भाई। तो बच्चों को बोलना, सुनना, भाषा को समझने की क्षमता को सुधारना है, तो कौन, वाक चिकित्सक, ठीक है। आगे मैं बात करूं, जिन बच्चों को वाणी से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके लिए संचार तकनीक और अभ्यास का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। जिन बच्चों को क्या होता है, वाणी से संबंधित यानी कि बोलने से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए क्या वो कम्युनिकेशन कर पाए अच्छे से, तो उनके लिए क्या अलग अलग तरह की संचार तकनीकें डेवलप करी जाती हैं और उनको अभ्यास कराया जाता है। तो अलग अलग तक संचार तकनीक और अभ्यास का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई, ताकि वो बच्चा जो उनके अंदर वाणी से संबंधित समस्या वो बदल मतलब कि निखर जाए, या उसको समस्या है भी ना तो उसके लिए एक अलग से संचार मतलब क्या होता है, अपनी बातों को शेयर करना, ताकि वो बच्चा अपनी बातों को शेयर कर पाए, संचार कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए। तो उसके लिए संचार तकनीक विकसित करना, अलग से तकनीक विकसित करना और उसका अभ्यास उसको कराना, ताकि वो उसमें परफेक्ट हो जाए। तो ये वाक चिकित्सक का काम होता है, ठीक है भाई, उनकी भूमिका होती है CWSN के लिए। उसके बाद है भाई विशेष शिक्षा शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, ठीक है ना भाई। तो मैं बोलूँ विशेष शिक्षा शिक्षक का काम क्या होता है, कि जो बच्चे हैं ना, जो उनकी एजुकेशन की नीड है, जो उनकी शैक्षिक जरूरतें हैं, उसमें क्या होगा, उनके लिए क्या करेगा भाई, एक अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करना है, यानी कि उन्हीं के अनुसार, उनके इंटरेस्ट, उनकी क्षमता, उन्हीं के अनुसार क्या है, हमें क्या करना, पाठ्यक्रम तैयार करना है, मतलब वो क्या पढ़ेंगे, है ना, बेसिकली वो क्या पढ़ेंगे वो डिसाइड करता है कौन, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाते हैं, कि उस बच्चे की भाई की क्षमता क्या है, ठीक है, उस इंडिविजुअल तौर पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, व्यक्तिगत क्षमताएं और जो उनकी क्या नीड्स यानी कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कराते हैं भाई, ये आप पढ़ाई करवाते हैं, उसको ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं कि बच्चों को आत्मनिर्भर और क्या भाई आत्मविश्वासी बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कि जो बच्चे हैं वो कैसे बने भाई, आत्मनिर्भर बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है भाई, और आत्मविश्वासी यानी कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो ये काम क्या, विशेष शिक्षा शिक्षक का काम है, जो कि तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चले, उसके बाद है भाई शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो आपके हर स्कूल में होता है ना भाई। तो उसके बाद तो इसका काम क्या होता है, बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना और फिटनेस को सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है, भौतिक चिकित्सा का भी लगभग यही होता है ना। तो बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को सुधारने में, बढ़ाने में, उनकी फिटनेस सुधारने में मदद करते हैं कौन भाई, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर। और खेल और गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क, आत्मविश्वास और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते हैं। समझ आ रहा है कि खेल और गतिविधियों के जरिए क्या होता है भाई, टीम वर्क, क्योंकि आप खेल खेलोगे ना भाई, गेम्स खेलोगे, तो वहां पर आपका कैप्टन भी चुना जाता है, तो यहाँ पर आप टीम वर्क सीखते हो भाई, कैसे हमें क्या करना है, गेम को जीतना है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेशन, जो आपका तालमेल है बाकी टीममेट्स के साथ, तो वो तभी निखरता जब आप गेम खेलते हैं। तो टीम वर्क सिखाना,
आत्मविश्वास बढ़ाना और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, यह प्रोत्साहित करते कौन? फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है भाई। और गतिविधियों को बच्चों की शारीरिक क्षमताओं और रुचियों के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। जो गतिविधियां हैं और जो खेल खेले जाने हैं वो बच्चों की रुचियों, उनकी क्षमता के अनुसार ही बनाए जाते हैं, अनुकूलित करते हैं कौन? फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं। तो ये इनका काम होता है। समझ आ रहा है भाई तुम्हें? ये ध्यान रख लेना है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, अक्षमता शिष्टाचार, यानी कि जो बच्चे अक्षमता से ग्रसित है बेसिकली, है ना, तो उनके लिए कौन कौन से शिष्टाचार यानी कि एटिकेट क्या है भाई होने चाहिए, या कौन कौन से एटिकेट हमें फॉलो करने चाहिए। समझ आ रहा है तुम्हें? तो यही है, ध्यान रखना भाई, इसी को हम बोलते हैं अक्षमता शिष्टाचार, है ना। तो अक्षमता शिष्टाचार क्या भाई? अक्षमता शिष्टाचार उन दिशा निर्देशों को का एक समूह, एक ग्रुप है, जो कि बेसिकली विशेष रूप से जो विकलांग या असक्षम व्यक्ति है ना, उनके साथ सही तरीके से संपर्क करना है, यानी कि कांटेक्ट करना और बातचीत करने के संबंध में होते हैं। तो अगर मैं कहूँ, वैसे बता चुका हूँ कि अक्षमता यानी कि शिष्टाचार क्या है, बेसिकली ऐसे रूल्स कह लो, ऐसे वही दिशा निर्देश कह लो, जिस जो कि हमें कैसे ये बताते हैं कि कैसे हमें विकलांग व्यक्ति, जो असक्षम व्यक्ति है, उसके साथ सही तरीके से बात करनी है, कैसे संपर्क में आना है। ठीक है ना, यानी कि सही तरीके से संपर्क यानी कांटेक्ट करना है, बातचीत करने के संबंध में हमें बताते हैं, यानी कि एटिकेट सिखाते हैं। कुछ एटिकेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ रूल्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? अक्षमता शिष्टाचार हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि जो विकलांग व्यक्ति है उसके साथ सम्मान पूर्वक और विनम्रता से क्या संवाद करना सुनिश्चित है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? ताकि जो विकलांग व्यक्ति हो घबराए ना, उसको वो परेशान ना हो जाए, उसके लिए दिक्कतें खड़ी ना हो जाए। तो ऐसे में क्या विकलांग व्यक्तियों के साथ क्या सम्मान पूर्वक और विनम्रता के साथ संवाद करना, ठीक है, वो सुनिश्चित हो सके। ये बेसिकली क्या है, जो अक्षमता शिष्टाचार है, इसका उद्देश्य है, ताकि वे आत्मसम्मान और समानता का अनुभव कर सके। ठीक है ना, ताकि वो क्या उनके अंदर समानता का अनुभव उनको हो सके, उनको ऐसा ना लगे कि भाई हम क्या असमान है। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद अब ये शिष्टाचार की बात आ गई। ठीक है भाई, कौन कौन से शिष्टाचार होंगे देखो। पहला है सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इमेज है ना, यहाँ पर इसको इग्नोर करना है क्या लिखा हुआ है, अब बस इमेज देखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया आपका होना चाहिए। ठीक है, विकलांग व्यक्ति के साथ या असक्षम व्यक्ति के साथ। तो व्यक्ति को क्या भाई सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ, ठीक है ना, बड़ा स्लोली स्लोली आपको समझा रहा हूँ, ये वाला जो टॉपिक है ध्यान रखना, आ जाता है। वैसे ज्यादा चांस जो मैंने पीछे पढ़ा है वो आने के हैं, इसका कम चांस है। तो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को एक तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में, एक एनर्जी के साथ और एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण के साथ क्या करना है, विशेष आवश्यकता जो बच्चे हैं CWSN है उनके साथ संपर्क करना है, यानी बातें करनी है। और दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, यानी दोस्ताना होना चाहिए भाई। ठीक है, पता चल रहा है आप गुस्से से उसको बोल रहे हो नहीं, ठीक है, दोस्त जैसे दोस्त से बात करते हैं वैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। और व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति भी नहीं दिखानी चाहिए, या कुछ मामलों में डर भी नहीं दिखाना चाहिए। होता नहीं कि भाई हम उनको देखते यार, अरे भैया कोई हाथ छोड़ देता हूँ, अरे रुक जाओ, ऐसे ना ना, इतनी भी सहानुभूति मत दिखाओ कि उनको अंदर से अजीब सा लगे। ठीक है भाई, कि उनको अंदर से बेचारा वो परेशान सा हो जाए, है ना। तो हमें अधिक सहानुभूति भी नहीं दिखानी है, बस नॉर्मली हमें क्या करनी है, अगर हमें बात करनी है तो हमें नॉर्मल तरीके से एनर्जी से और अच्छे से बात करनी है, ना कि ज्यादा सहानुभूति हमें रखनी है। ठीक है, सहानुभूति रखनी है लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपका सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया। उसके बाद संचार की बात कर लूँ कि संचार जब करना है तो हमें एटिकेट कौन से फॉलो करने चाहिए, है ना, मतलब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संबंधित व्यक्ति से सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए भाई। ठीक है, जो संबंधित व्यक्ति है जिससे बात कर रहे हैं तो उससे हमें कैसे करनी चाहिए भाई, सही तरीके से क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। समझ आ रहा है? और जो संप्रेषण है ना, संप्रेषण का मतलब ये है कि आप जो अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं दूसरे के पास, जो दूसरे को कह रहे हैं, वो संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है ना, तो संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन है वो दो तरफा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दो तरफा। ठीक है ना भाई, कैसा होना चाहिए? दो तरफा होना चाहिए, यानी कि दो ही व्यक्ति हो यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि दो तरफा यहाँ पर होना चाहिए, है ना। और उसके साथ जाने वाले व्यक्ति से नहीं, उसके साथ चाहिए संबंध स्थापित करें। कहने का मतलब है यहाँ पर कि उसके संग जो दूसरा व्यक्ति है उससे बातें ना करें। ठीक है ना, जो व्यक्ति है उसी से बात करें, है ना।
कि संप्रेषण कैसा होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए, ना कि जो उसके संग एक विकलांग व्यक्ति के साथ आ रखा है आप उसके साथ बातें कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो खुद विकलांग व्यक्ति उसके साथ करें ना। और क्या है भाई, सीधे व्यक्ति से बात करना और उसके साथ ही जो जाने वाले व्यक्ति उसके साथ नहीं करना चाहिए। है ना, समझ आ गया, ये संचार हो जाएगा। और यदि आवश्यक हो तो संचार पुस्तक या संचार उपकरण का उपयोग करें। मतलब कि वो संचार करने में परेशानी महसूस कर रहा है, मान लो कि उसको उसकी वाणी से संबंधित उसको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हमें अगर जरूरत हो तो हमें क्या करना है भाई, संचार पुस्तक जो होती है या कोई संचार उपकरण है उसका उपयोग करें बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। और अपना स्वर धीमा रखें, ये नहीं कि आप बहुत चिल्ला के बात कर रहे हैं, बिल्कुल धीमे स्वर में बात करें, है ना। और व्यक्ति के साथ धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से संवाद करें। अभी जैसे मैंने स्टोन में बोला ना वैसे ही होता है, ठीक है, धीमा स्वर। कि और व्यक्ति के साथ कैसे करना है, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से संवाद करना है। और उन्हें जवाब देने का समय दें, ये नहीं खुद ही बोले जा रहे हो, नहीं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो तो बिल्कुल धीरे स्वर में धीरे धीरे बात करें। और उन्हें जवाब देने का भी समय दें, मतलब कि आप जब बात करें तो उन्हें भी जवाब देने का मौका दें। ये होता है भाई संचार के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश बताए गए हैं अक्षमता शिष्टाचार के तहत। ठीक है। और आगे मैं बात करूं, देखो यदि आवश्यक हो तो वह व्हील चेयर का उपयोग करती है। मतलब कि यदि आवश्यक हो तो ही कहें कि वह व्हील चेयर का उपयोग करती है। ठीक है ना। बाकी ऐसे अपंग, बहरा, गूंगा या मंद बुद्धि जैसे जो नकारात्मक, अपमानजनक और जो पुराने शब्द हैं उसका प्रयोग ना करें। ठीक है ना। कोशिश होता है ऐसे बोलो कि वो व्हील चेयर का उपयोग करती है, ना कि वो बोलो कि भाई वो तो अपंग है, वो चल ही नहीं पाते इसलिए व्हील चेयर का उपयोग करती है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बोलना भी है तो ये वो व्हील चेयर का उपयोग करते हैं अगर किसी से आप कह रहे हैं। अपंग, बहरा, गूंगा या मंद बुद्धि जैसे शब्द ये नकारात्मक होते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और बुरा भी लग जाता है, तो ऐसे वर्ड आपको नहीं बोलने हैं। ठीक है। और इसलिए क्या भाई, शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचें। ठीक है ना। तो इन शब्दों का उपयोग करना आपको नहीं है। ये हो जाएगा आपका क्या भाई, संचार कैसे करना है। उसके बाद सामाजिक शिष्टाचार, है ना। कि भाई एक तरह से उनके साथ सामाजिक होना है तो कैसे होना है। ठीक है। कैसे एक माहौल बनाना है तो वो सामाजिक शिष्टाचार होता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है ना उनके लिए एक परिवेश जो हम बना रहे हैं, जो माहौल वो हम बना रहे हैं वो अक्षमता के अनुकूल और आरामदायक बनाए, है ना। तो उनके हिसाब से माहौल क्रिएट होना चाहिए। तो अक्षमता के अनुकूल और उनके आरामदायक क्या बनाना है भाई, परिवेश बनाना है। और सहायता की पेशकश केवल तभी करें जब व्यक्ति को इसकी आवश्यकता प्रतीत हो, यानी कि वही अधिक सहानुभूति नहीं रखनी है। मदद की पेशकश जब भी करनी है या सहायता की पेशकश जब भी करनी है कि भाई जब उसको जरूरत हो। ठीक है ना भाई, तुमने वो वाला सीन देखा हो कई बार कि एक व्यक्ति को रोड क्रॉस करना नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति आता है वो खड़ा होता है लेकिन वहां पर उसको रोड क्रॉस करवा देता है। तो बोलता है कि भाई रोड क्रॉस थोड़ी करना था मेरे को। तो वैसे आपको नहीं करना है। जब वो व्यक्ति बोले या जब भी आपसे कोई दूसरा नॉर्मल व्यक्ति जब कुछ कहता है तभी उस काम को करें, ना कि आप अपने साइड से ये खुद कर दें, ये गलत बात हो जाती है ना। तो यही बोला है कि सहायता की पेशकश केवल तभी करें तब क्या है, उनको जरूरत हो या तब वो कहें। ठीक है ना। और अपनी ओर से निर्णय लेने और निर्णय लेने की व्यक्तियों की क्षमता को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। ठीक है ना भाई, मतलब कि जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है ना उसको स्वीकार करें और उसका सम्मान भी करें। ठीक है ना भाई। और कभी भी उन्हें शारीरिक या मौखिक रूप से धमकाए नहीं या उनके उपकरणों के साथ कभी खेले नहीं। मतलब जिस भी उपकरण का वो यूज करते हैं अपने अक्षमता से के कारण, तो उसके साथ कभी खिलवाड़ ना करे, ना कभी छेड़े, ना कभी खेले उनके साथ। और क्या है भाई, उनके साथ क्या शारीरिक या मौखिक रूप से उनको धमकाए भी नहीं। तो ये सामाजिक शिष्टाचार हो जाएंगे। मतलब किस प्रकार से अगर सामाजिक आप हो भी रहे हैं, आप उनके साथ बैठ रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो कैसा आपको रहना है, ये बातें आपको फॉलो करनी होती हैं। ठीक है। तो सामाजिक शिष्टाचार आपके हो जाते हैं। उसके बाद है भाई आपका शारीरिक शिष्टाचार। ठीक है। कि भाई शारीरिक शिष्टाचार क्या हो जाएगा, उचित और संभव होने पर ही क्या असक्षम बच्चों के साथ आंख की सीध में बैठे या खड़े हों। यानी उचित और संभव होने पर ही क्या है कि असक्षम जो बच्चे हैं उनके साथ सीध में उनकी आंखों, मतलब कि आई कांटेक्ट बनाओ। ठीक है ना भाई, आंख की सीध में बैठे या खड़े हो और आंख से संपर्क करें और अक्षम असक्षम व्यक्तियों से कभी भी दूर ना रहे। कहने का मतलब ये है कि संभव होने पर ही हम क्या करें, बेसिकली पॉसिबल हो तो हमें क्या करना है, उस बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक है ना। देखो जैसे ये है, ठीक है ना, आप देख सकते हो कैसे आई कांटेक्ट यहाँ पर बच्चे से बना रहे हैं और बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आंख से संपर्क कर असक्षम व्यक्ति से कभी भी दूर ना रहे और किसी व्यक्ति के सिर पर थपथपाने और उसकी व्हील चेयर या छड़ी को छूने से बचें। या उसकी पीठ को थपथपा रहे हैं या उसकी व्हील चेयर को छू रहे तो बचे उस चीज से, है ना।
और विकलांग लोग अपने उपकरणों को अपने निजी स्थान का हिस्सा मानते हैं, ठीक है ना भाई, कि हम उसके उपकरणों को छू रहे हैं या उसको भाई ऐसे छेड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो उपकरण उनके लिए वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही क्या वो अपना जो है अपना काम वो कर पा रहे हैं जैसे बाकी लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने निजी स्थान का हिस्सा मानते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, शारीरिक शिष्टाचार में आ जाएगा, जो कि शरीर से रिलेटेड शिष्टाचार होते हैं, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए ऐसे व्यक्तियों के साथ। समझ आ गया। और यहाँ पर आपको जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो गया, पोजीशन आपकी ऐसे ही होगी, है ना। तो कमेंट जरूर करना है भाई कि चैप्टर कैसा लगा, कुछ डाउट है वो भी कर देना, ठीक है, कमेंट में जरूर बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।